नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक अंतराल के बाद महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और महेश जी जब जुड़ते हैं तो बात होती है जियोपॉलिटिक्स की, बात होती है भारत की और बात होती है भारत से जुड़े एक्शंस के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव की। आज इसी सिलसिले में महेश जी से हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। महेश जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और महेश जी का एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है जहाँ पर वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जिसमें उनका नाम है अग्निपथ विद महेश। व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि उनके चैनल पर भी जाइए, देखिए, आपको बहुत अच्छे और लॉजिकल वीडियोस वहाँ पर आपको मिलेंगे। सर, आज 21 तारीख है, 21 अगस्त, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं, जिसमें वो 21 और 22 पोलैंड में रहेंगे और 23 तारीख को यूक्रेन विजिट करेंगे। इस पूरी यात्रा में विशेष तौर पर यूक्रेन पर, उनकी यूक्रेन यात्रा पर सबकी निगाह रहेगी। और वो निगाह इसलिए रहेगी क्योंकि पिछले महीने ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया जाके आए थे। और रशिया जाके आने के बाद में क्या कोई वो ऐसा संदेश लेके आए हैं जो वो यूक्रेन में जाके देंगे, और ताकि इससे लगभग जो इतने सालों से जो वॉर चल रही है वो कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखे? या फिर इस पूरी विजिट को आप कैसे डिकोड करते हैं और आपके इस पूरी विजिट के क्या मायने हैं? राहुल भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता ये है कि दुनिया में इस सारी विजिट को लोग अपने अपने इंटरेस्ट से अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। जी। और जो हमें समझना चाहिए वो ये कि इससे परे हटकर कि लोग कैसे इस विजिट को देख रहे हैं, हम अपने लिए इस विजिट को देखें। कि जो मोदी जी की विजिट, स्पेशली जैसे आपने कहा यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम अपने लहजे में देखें कि दरअसल हमें उससे क्या मिलना मिलाना है, उस पे जाए। दूसरी बात, इसको इग्नोर करना मुश्किल होगा कि जो दुनिया के लोग कमेंट्री कर रहे हैं या जो और दूसरे लोग अलग अलग मुल्कों से, या इवन कुछ हमारे मुल्क के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कमेंट्री कर रहे हैं और किस तरह की कमेंट्री कर रहे हैं, उसमें से वो क्या नैरेटिव बना रहे हैं और दरअसल वो किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं, ये भी बातें उसमें देखने की हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उनमें से नहीं हूँ जो ये कहने लग जाऊँ कि साहब यूक्रेन में ये होने जा रहा है और वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, विश्व युद्ध 3 छिड़ने जा रहा है, बस मोदी जी अब जाएंगे और वो वहां पर कोई अपना शंख बजाएंगे और वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, और दैट नॉनसेंस इज आउट ऑफ मी। बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ के एक, मैं नाम लेकर उनको इज्जत नहीं देना चाहता हूँ, एक जनाब है जो हमारे यहाँ के ही बिलोंग करते हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं, और वो उनको मैं सवेरे भी सुन रहा था और बड़ी घटिया किस्म की भाषा में वो इस सारी बात का जिक्र कर रहे थे, ये दिखाते हुए कि भारत ये अमेरिकी दबाव में कर रहा, बेसिकली भारत जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है। मोदी जी जो गए थे रशिया, उसको कि लीजिए आप, मैं रशिया गया था, आप लोग बहुत नाराज हुए थे, तो उनका ये कहना है अमेरिकी को, हमारे भारतीय अमेरिकी कमेंटेटर का कि भाई जिस समय वो रशिया में गए उसी समय नाटो की यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और बहुत बुरी तरह से बस में लिया गया, बहुत लोग नाराज थे, यूरोप में भी नाराज थे, अमेरिका में भी नाराज थे। मुझे समझ ये नहीं आता है, भाई अमेरिका वाले इतने ही नाराज हैं तो अगले महीने मोदी जी को क्यों बुला रहे हैं? सितंबर के महीने में 21-22 तारीख को, 21-22 को मोदी जी वहीं पहुंचना है अमेरिका। बराबर। तो जब नाराजगी है तो अपनी नाराजगी लेके कूदो अपनी जगह पर, खुश रहो, पर आप घुसना भी हिंदुस्तान के अंदर चाहते हो और नखरे भी दिखा रहे हो। मैं कहता हूँ, खैर मैं उस बातों की डिटेल में आता हूँ कि वो जो कह रहे हैं और जो नैरेटिव बना रहे हो दरअसल क्या बोल रहे हैं और क्यों मुझे वो सही नहीं लगता है। जी। राहुल, आप देखिए, उनका ये कहना है कि ये मोदी जी उनको बैलेंस कर रहे हैं कि देखो जी, हमने रशिया से अपने आप को दूर कर लिया है, आपने यही तो हमसे कहा था करने के लिए। और ये जो, और उन्होंने बड़ा साफ ही किया है कि जो ये F404 इंजन जो लेट हो रहे हैं, उनका ये कहना है, कि ये अमेरिका ने जानबूझकर किया है ताकि इंडिया की एयरफोर्स को तेजस न मिल पाए। अब मेरा ये कहना है, और साथ ही जो 414 की बात हो रही है
उसको भी वो करेगी। इंजन बहुत अच्छा है, अमेरिका का है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, भारत नहीं बात बढ़ा रहा अमेरिका। क्यों? अमेरिका नहीं चाहता तेजस एयरफोर्स में जा पाए भारत के यहाँ टाइम पे। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो वो किसका भला कर रहा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि भारत नेटो अमेरिका के तमाम हितों का रिप्रेजेंटेशन करे, दुनिया के डेमोक्रेटिक फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन करे एशिया पैसिफिक, सॉरी इंडो पैसिफिक में। ठीक है, अगर आप हमसे ये चाहते हैं और उसके बदले में हमें टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सो बी इट, वंडरफुल, ऑल गुड, ठीक है। आप उसके जो पैसे हैं वो भी ले रहे हैं हमसे, आपके पास टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, बड़ी अच्छी बात है। जहां तक टेक्नोलॉजी के प्रिजर्वेशन की उस तरह से बात है कि आप 80% हमको दे रहे हैं, 100% नहीं दे रहे टेक्नोलॉजी, वो आप अपनी तरफ से अक्लमंदी कर रहे हैं कि अपनी 20% टेक्नोलॉजी वो बचा रहे हैं जिससे आपको लगता है कि हिंदुस्तान आगे कुछ नहीं कर पाएगा। मर्जी हिंदुस्तानी इंजीनियर्स की कि वो उसको रिवर्स इंजीनियर कर पाते हैं नहीं कर पाते, या कि इसी 80% को वो 100% पे ले जा पाते नहीं ले पाते अगर आपसे संबंध खराब होते हैं। मगर इस बात को खाली इस बात से जोड़ देना कि मोदी जी जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, तो मैं याद दिला दूं ऐसे महान कमेंटेटर्स को कि याद कीजिए उस दिन को जब पहले जेलेंस्की ने, फिर पुतिन ने, पहले पुतिन ने, फिर जेलेंस्की ने और उसके बाद फिर पुतिन ने एक ही दिन में फोन कॉल किए थे भारत में जनरल इलेक्शन होने से पहले। बराबर। और दोनों ने ये कहा था कि, और जिनमें से जेलेंस्की ने पहले ये बात कही थी भारत में मोदी जी को कि भाई चुनाव खत्म करके आप जब प्रधानमंत्री बनके आते हैं तो हमारे देश आइए। जैसे ही ये बात पुतिन को पता लगी, क्योंकि वो पुतिन पहले बात कर चुके थे और ये बात उन्होंने नहीं कही थी, पुतिन ने तुरंत कॉल बैक किया उसी दिन वापस मोदी जी को और कहा कि नहीं, आप पहले रशिया आएंगे। बाय द वे, जो भी हालात थे मोदी जी गए भी रशिया और होकर आए। अब हालात आप ये देखिए कि दरअसल तो बात चल रही चुनाव के पहले से। मोदी जी कब गए? पिछले महीने, राइट? बराबर। ये जो आ रहे थे, इनके जो जहाज आने थे, ये जो इंजन आने थे, ये आने थे मार्च के महीने में। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप चीजें रखिए कि क्या कब हो रहा था। अगर अमेरिका ऐसा मान लिया जाए, मैं मानकर चलता हूं कि ये साहब चूंकि अमेरिका में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, और अगर ये मान लिया जाए कि अमेरिका ऐसा भारत को दबाव में लाने के लिए कर रहा है, मतलब उस काम के लिए जो मोदी जी ने जून में किया, उसके लिए वो मार्च में ही सजा देने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे पता नहीं कौन सी गणित से वो जानते थे, खैर, तो वो मान भी लिया जाए तो क्या अमेरिका खुद को एक्सपोज नहीं कर रहा है? जो एलिमेंट्स भारत में ये कहते थे कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है, क्या आज वो बात साबित नहीं हो रही है? तो ऐसे में हम भला उस मुल्क के साथ कैसे आगे चलें जो भरोसे के काबिल ही नहीं है, जो कभी भी अपने हितों के मुताबिक हमें डिक्टेट करना चाहेगा। आज इस कमेंटेटर ने, आई एम बर्निंग, जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इस कमेंटेटर ने आज ये कहा कि ये जो भारत और जयशंकर जो बात करते रहते हैं, भारत के विदेश मंत्री की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो गई तेल लेने, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कुछ नहीं होती, अमेरिका कंट्रोल करेगा, क्योंकि जिस दिन तुम कंट्रोल नहीं मानोगे उस दिन वो इंजन देना बंद कर देगा। ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक बड़ी बहस चल रही है कि दरअसल क्या हमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए इन हवाई जहाजों पर, क्योंकि विद एवरी पासिंग ईयर एयरफोर्स या फिजिकल ये जो लड़ाई है ये बेमानी होती जा रही है। आने वाला समय ड्रोन्स के जरिए, जिसके बाद बेहतर ड्रोन होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, साइबर अटैक्स होंगे, इनके लड़ी जाएगी, इनके जरिए, और कंट्रोल किया जाएगा। जब आपकी तमाम चीज हो जाएंगे तो आप फुट ऑन द ग्राउंड जाएंगे, आपके जो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड होंगे वो जाएंगे, जो कि बेसिकली एक तरह का फिजिकल कैप्चर करना होता है जमीन को, वो आप कर रहे होंगे उस लैंड का या मुल्क का या जो भी। तो फिर भला ऐसे में हमको ये बताना या बताया जाना इस तरह कमेंटेटर्स का कि क्या 70 के दशक का, 80 के दशक का इंजन भारत ले रहा है, क्या फर्क पड़ता है, आने वाले 20-25 साल में टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाएगी। भाई आज से 20-25 साल में एयरफोर्स कोई रहेगी भी किसी की? कौन एयरफोर्स लेके बैठेगा और क्यों लेकर बैठेगा? क्योंकि जंग का तो स्वरूप ही बदलता जा रहा है तब तक। आप यूक्रेन की, हाँ,
मतलब रशिया टैंक्स, जो बेस्ट ऑफ द टैंक्स, जो अब्राहम टैंक्स गए थे अमेरिका के, उनको किस चीज ने तबाह किया है? ईरान के घटिया ड्रोनों ने तबाह किया, जिनको रशिया ने खरीदा है। तो इन कमेंटेटर्स को नजर नहीं आता है, जस्ट बिकॉज हम, इसीलिए मेरा दिल जलता है अपने भारतीय यूट्यूबर्स पे, जो हमारे यहाँ दर्शक हैं, कि उनको यह समझाता कि आपको किस तरह बरगलाया जा रहा है अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ। हमको तो एक गैप फिलर चाहिए। जरा सोचिए राहुल, हमको क्यों चाहिए जहाज? एयरफोर्स में हमको ये सारी मारा मारी, भाई पाकिस्तान के लिए हम आज भी बहुत है बराबर। रफाल आने के बाद में, और रफाल अगर हम और भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर से हम कुछ ना करें, खाली रफाल ले लें, हम तो भी मैनेज कर देंगे पाकिस्तान को मोर देन अनफ विद S-400 एंड रफाल्स, वी कैन मैनेज देम, जो हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी है उससे। तो फिर चैलेंज क्या बचा? चाइना। इन कमेंटेटर्स को मैं बता दूं कि जरा सोचो, चाइना के लिए चैलेंज क्या है यहाँ पे? इंडिया। किसके लिए? अमेरिका के लिए, अमेरिका के बलबूते पर, या अमेरिका के कहने में। अगर भारत और चीन ही कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ले, आपस में कोई छोटा मोटा लेन देन कर ले बजाय, तो फिर अमेरिका कहाँ गया दुनिया में? बराबर। डीवैल्यूएशन ऑलरेडी चल रहा है। ब्रिक्स में ऑलरेडी जो 2 नए मुल्क आए हैं, ओमान और बांग्लादेश, वो ईरान से तेल ले रहे हैं, वो भी अपनी करेंसी में, बिना डॉलर के। तो ये रोना पीटना है इस बात का भाई। ये जो खुशियां मना रहे हैं कमेंटेटर्स बैठ के, क्योंकि वो किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, डॉलर में उनको तनख्वाह मिल रही है, तो जूते तो उन्हीं के चाटेंगे जहां बैठे हुए हैं। तो सच्चाई ये है दोस्त कि ये सारे का सारा ड्रामा है बेकार, जो इस तरह की कमेंट्रीज आ रही हैं। अब बचती है, क्योंकि ये देखिए, आप कोई बैलिस्टिक किसी किस्म की, कोई बॉइस्टर्स किस्म की कोई स्टेटमेंट सुन रहे हैं क्या चाइना से? आखिरी मुलाकात जो वांग ली, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उनके साथ में जयशंकर जी की हुई थी अभी पिछले दिनों, करीब महीना हो रहा है। हाँ। उसके बाद देखिए दोनों देशों की तरफ से न चाइना कुछ बोल रहा है, न इंडिया कुछ बोल रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक अभी महीना भी नहीं हुआ है, ये बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले की बात है, उससे कोई हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब वो वांग ली से मुलाकात हुई थी इनकी। और आप सोचिए वहां से, भाई क्या चाइना और हिंदुस्तान की आंखें नहीं है? हम इसी रीजन में रहते हैं, हमें हमारी कल्चरल एफिनिटी भी है एक दूसरे से किसी लेवल पे, बुद्धिज्म के जरिए, पुराना हमारी हिस्ट्री है। चाइनीज एक जमाने से कह रहे हैं कि दुनिया में 2 ही कल्चर्स हैं जो इस दुनिया को डोमिनेट करेंगी, एक चाइनीज, एक इंडियन, और कोई कल्चर ही नहीं है जो यहाँ पर पूरी दुनिया में मेंटेन कर पाएगी पीस और ट्रंक्विलिटी। चाइनीज क्या कर रहे हैं कि भाई बिजनेस करो, हम इसमें बात ही नहीं कर रहे मारपीट की। अभी वो यूरोप का दौरा करके आए शी जिनपिंग, हाँ। सबने मुझे कहा यूक्रेन में इंटरफेयर करो, मैं नहीं करूंगा, जिसका मामला हो जाने, हमसे आप वो बात करिए कि आपको हमसे क्या चाहिए, हमें आपसे क्या चाहिए, हम बता देते हैं, बात खत्म। तीसरे मुल्क के बारे में हमसे बात मत करो, वो मुल्क आपस में निपटे। मैं कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूँ राहुल, ये फजूल का लफड़ा। अच्छा बची बात, अब ये कहा जाएगा कि भारत ने देखो दुम दबा के भारत भाग गया, कुछ ये वीडियो, भारत ने मीडिएशन करने से मना कर दिया कि हमें कोई लेना देना नहीं। मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत स्ट्रेटेजी है। अगर भारत को किसी लेवल पे मीडिएट भी करना है दोनों के बीच में, और भारत को ये भी करना है कि भाई पीस हो इन दोनों मुल्कों के बीच में, तो जरा सोचिए भारत का क्या लेना देना इससे? भारत को क्या डायरेक्टली क्या फायदा होने वाला है? क्या जियो स्ट्रेटेजी में, क्या कहीं और? भाई एक तरह से अगर देखा जाए, बिल्कुल प्लेन बिजनेस की बात अगर की जाए, तो भारत का तो फायदा है। इससे सस्ता तेल हमको रशिया ने कब दे दिया इतने डिस्काउंट पे? सही बात है, कभी नहीं दिया। तो हमें तो फायदा हो रहा है। लगभग 35-40% इंडिया की रिक्वायरमेंट का तेल हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं इस समय पे। बिल्कुल 40% इस समय हम खरीद रहे हैं। जुलाई का जो हमारा डेटा है वो ये कह रहा है, जुलाई में तो हमने 60% ले लिया है, पर ओवरऑल जो अब तक कैपेसिटी हमारी रही है, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, उसको 40% हम चाइना से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं इस समय। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट टोटल रशिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है तेल, उसका 38% हम ले रहे हैं, बाकी वो ले रहा है अपना चाइना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर भारत और चीन किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच जाते हैं, तो दरअसल हमको इन तुम्हारे खिलौनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। खिलौने अपने पास रखो, बचा के, हमें क्या जरूरत है?
और ये क्या खेल हमको नजर नहीं आ रहा है कि यूक्रेन में जो F-16 भेजे जा रहे हैं, दरअसल वो रिप्लेसमेंट हो रही है कि भाई अमेरिका अपना धंधा चला रहा है, अपने F-35 उन्हीं मुल्कों को बेच रहा है जो F-16 वहां के बेच रहे हैं। तो एक जगह से स्टॉक खाली हो रहा है, जगह खाली कराओ भैया अपनी, तुम्हारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है F-16 का, F-16 खा लो, उनकी जगह F-35 जा रहे हैं। फिर मुनाफा किसका? अमेरिका का, पैसे मिल रहे हैं उसको F-35 अमेरिका का जी। बराबर। तो ये सारे का सारा खेल तो उनका अपना चल रहा है। यूक्रेन तबाह हो रहा है ना, उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, ठेके किसको मिल रहे हैं? अमेरिका को। सही बात है। तो ये जो अब मोदी जी जा रहे हैं, मेरे दो कहने हैं। ये ठीक है कि पुतिन ने उनको कुछ ना कुछ बताया होगा कि भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, हमको चाहिए सीज फायर के लिए। अब आप ये देख लीजिए कि मोदी जी इसमें क्या कर सकते हैं। मोदी जी जाकर यूक्रेन के कंधे पे बंदूक तो नहीं रख देंगे कि बेटा मारो पुतिन की बात नहीं तो गोली मार देंगे। तो वही कहेंगे भैया ये उनकी मिनिमम है, तुम अपनी बता दो। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ इस बीच में खतो किताबत, कुछ ना कुछ चिट्ठी पत्री आपस में इनकी हुई होगी यूक्रेन की, क्योंकि इस तरह के काम जब भी होते हैं विजिट से पहले जो पेपर वर्क होता है, डिप्लोमेटिक वर्क जो होता है, वो ब्यूरोक्रेसी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो ऑलरेडी उनके बीच में पता होगा कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं। मगर अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आप वहां जाएंगे, उनकी बात सुन लेंगे, उनको उनकी बात सुना देंगे, और फिर वो जो कह रहे होंगे उसको देखेंगे इनसे बात करके, और फिर देखा जाएगा बीच में क्या जगह निकल रही है। अगर आप अपने ऊपर मीडिएटर का टैग लगा देते हैं तो आप फोकस में आ जाते हैं। जब आप फोकस में आ जाते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर लोग ये देख रहे होंगे कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ये नहीं चाहता कि आप देखें हम क्या कर रहे हैं। इंडिया ये कह रहा है कि भाई आप ये देखिए कि हो क्या रहा है, बजाय इसके ये देखें कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी हम मीडिएशन कर ही नहीं रहे, हम तो दोनों तरफ की बात एक दूसरे के सामने रख रहे हैं, और उसमें मिडिल राउंड जहां मेडिकल आए वो आपस में देख ले। तो मीडिएशन तो ऐसे ही होता है भाई किसी अदालत में आप जाओ और अदालत से आप कहते हो मीडिएशन कराओ, तो अदालत भी क्या कहती है? दोनों तरफ की वकीलों को मिलवा देती है कि चलो भाई अपनी डिमांड रख लो और जरा आपस में बात करके देख लो कि कहां बात आती है, जो जहां बन जाए मान जाओ। अदालत क्या कर रही है? अदालत तो खाली मोहर ही लगाती है उसमें। अदालत किसी में जोर थोड़ी आ सकती है कि तुम इनकी शर्तें मानो या तुम इनकी शर्तें मानो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मतलब मुझे लगता है कि बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की, जहां पर वो अपने आप को बैक ट्रैक पे कर रहे हैं, बैकफुट पे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हम मैसेंजर हैं, हम दोनों। एक बात बताइए, इससे पहले कब खबर आई कि जब यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की बात आ रही थी और यूक्रेन जो है वो अपने आप को बचाना चाह रहा था हमलों में, तो किसने रोल प्ले किया था? आईएई, यूक्रेन और रशिया के बीच में किसने रोल प्ले किया था? भारत ने। क्या भारत ने लाइमलाइट ली अपने ऊपर? नहीं। मेजोरिटी लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि भारत ने ऐसा कर दिया है। राइट। मगर उस न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा करवाई गई, किसी अमेरिका ने नहीं करवाई उसको। बराबर। कम्युनिकेशन पॉइंट तो हिंदुस्तानी बना ना उसका। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है इस समय पर, जहां पर वो ऐसी हालत में है जहां रशिया यूक्रेन दोनों ही उसकी बात सुन सकते हैं, और इवन उस बात को अमेरिका को भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, या नेटो मुल्कों को कम्युनिकेट किया जा सकता है। भारत उस स्थिति में है क्योंकि उसके सबसे रिलेशन अच्छे हैं और किसी के साथ भी बायस नहीं है कि हिंदुस्तान को टिल्ट हो इधर या उधर, ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेन ने बाकायदा भारत को इन्वाइट किया इस बात के लिए कि आप मीडिएशन करिए हमारा। तो अब स्थिति ऐसी आ रही है बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे रशिया से संबंध अच्छे हैं, मगर अब चूंकि बदतमीजी F-16 आने के बाद में यूक्रेन ने भी की है। अब रिसेंट जो पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है, और अमेरिका और रशिया उनके ऊपर पलटकर तेजी से हमले कर रहा है, मैं इस बात को भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह से देखता हूँ। बेवकूफी में ही सही यूक्रेन ने जो किया वो उनको परिणाम उसका भुगतना पड़ रहा है, मगर ये फेवर में जाता है रशिया के, क्योंकि जो आदमी डोमिनेट करना चाहता है या कि जो आदमी टर्म्स डिक्टेट करना चाहता है, वो तभी डिक्टेट कर सकता है जब वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो। किसी भी लड़ाई में या किसी भी बहस में जैसे भी आप देखिए, वो जितनी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में होगा वही आदमी अपनी शर्तों को डिक्टेट करवा सकता है। कमजोर बैठा हुआ आदमी शर्त नहीं लगा सकता, वो सिर्फ मान सकता है, वो गिवन कर सकता है कि चलो जी इतना मांग रहे हो, इतना नहीं, इतना ही ले लो, मेरी जान छोड़ दो। तो वो उस तरह की बात मुझे लगता है यहाँ पर आ रही है, मगर मैं इस बीच में आता ही नहीं कि कहाँ आ रही है बात, कहाँ नहीं आ रही है। वो यूक्रेन और रशिया का मामला रहेगा। भारत तो एक मीडिएशन की
हालत में अपने आप को जो अलग कर रहा है, तो वो यही कह रहा है कि भाई एक मीन निकाल कर देख लीजिए कि भाई दोनों तरफ के पक्ष जो है वो क्या क्या बात कह रहे हैं, और फिर उनका मीन निकाल कर देख लिया जाए कि भाई जो भी बात बनेगी उसमें भारत बीच में आ जाएगा। तो ये सच्चाई तो आपको बाद में पता लगेगी जब कुछ हो जाएगा, मगर तब तक बराबर। भारत के अपने उद्देश्य हैं। भारत यूक्रेन से जा रहा है, डिफेंस में कोलैबोरेशन की बात आ रही है, हम अपनी नेवी को बेहतर कर रहे हैं, हमें अपने जो वॉरशिप्स हैं उनके इंजन्स की बात चल रही है, चूंकि हमें अपनी ब्लू नेवी तैयार करनी है। तो इतने सारे और किस्से हैं, या इवन यूक्रेन में जो रिकंस्ट्रक्शन होना है उसके ठेकों की बात चल रही है कि भाई वो सिविल वर्क जो है वो हमें मिले, खाली अमेरिकन कंपनियां क्यों खा जाए। तो लेट अस सी व्हिच वे इट इज हेडेड, बट ये कहना कि नहीं भारत मीडिएशन से भाग गया, ये मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, मैं उसको भागना नहीं मानता, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो नैरेटिव दिया जा रहा है भारत के खिलाफ, मतलब मैं आपको, आप जरा देखिए, एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया कि अमेरिका अमेरिका के लिए तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब भारत के लिए वो कह रहे हैं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, कि अब बेटा हमारी बात मानो, नहीं तो तुमको हम इंजन नहीं देंगे। और क्या ही हो, मैं इसीलिए आज से नहीं, अगर आपने कभी मेरी बात सुनी हो, जब मैं आपसे कई बार इस मुद्दे पर बात कर चुका हूँ, हवाई जहाजों की बात आई, फाइटर प्लेन की जब बात आई है, मैंने हमेशा ये आपसे कहा है कि भाई अगर रफाल और ग्रिपन जो साहब का है, अगर वो एक बराबर एयरफोर्स मान के चल रही है, तो वाई डोंट वी गो फॉर दैट ऑप्शन। क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ फैक्ट्री भी लगाएंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, और आपके तेजस में जो मदद होनी है, जो भी उसमें आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, हम सब देंगे आपको। बदले में वो क्या चाह रहे हैं कि जो आपकी जहाजों की जरूरत है ग्रिपन से आप पूरी कर लीजिए। तो वो why didn't you go for it is a question, and why don't we go for even now? I mean, मुझे सीरियसली लगती है कि अगर हमारी एक नंबर की कमी हो रही है, और अमेरिका किस बात पे खेल रहा है कि भारत की जरूरत है, उसके बिना भारत की जो एयरफोर्स है वो डिप्लीटेड है। हमारी जो इस समय कमी है वो 10 स्क्वाड्रन की है, हम इस समय 10 स्क्वाड्रन कम है। आने वाले दिनों में हम चूंकि और चीजें कम करने जा रहे हैं, अपनी धीरे धीरे मिक्स वगैरह जो खत्म कर रहे हैं अपने, तो उसके चक्कर में और कमी आएगी। तो बिना तेजस के हमारी मुश्किल ये हो रही है कि हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो लेट्स सी व्हिच वे इट्स हेडेड, बट अगर कहीं हमारी चाइना से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हमें कोई जरूरत ही नहीं बनती है, और फिर अमेरिका इनकी माला बना के अपने सारे इंजनों की अपने गले में डाल ले, क्योंकि आज से 5-7 साल बाद कोई जरूरत नहीं रहेगी इन इंजनों की, या इवन एयरफोर्स की। फिर तो लोग मिसाइलों पर लड़ रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ रहे होंगे, ड्रोन्स के जरिए लड़ रहे होंगे। अब उसमें भी आप देखिए, हमारे को 31 ड्रोन्स की एक जरूरत थी, आर्म ड्रोन्स की, प्रेडेटर ड्रोन्स की, जो हमने बात की थी इनसे, उसमें भी कांग्रेसमैन ने रोक लगा रखी थी। और अब आप सोचिए, वो मेरीलैंड का है सेनेटर, अब उस पर भी बात आगे चल रही है। राजनाथ सिंह जी अमेरिका जा रहे हैं, है क्या वो रोक अब हट रही है, वो क्योंकि कांग्रेस को भी लगा ना कि भाई एक हद से आगे आप इंडिया को नहीं दबा पाओगे। दूसरी बात ये कि अल्टीमेटली जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, मान लीजिए वो ड्रोन भारत के पास आते हैं, लगभग 35-40 हजार फीट ऊंचाई पे उड़ रहे होते हैं और करीब 40-40 घंटे तक उड़ सकते हो, है ना। तो वो भारत उनको इसलिए ले रहा है ताकि वो एक लाइव इंटेलिजेंस उनको मिल पाए, जो चाइनीज बॉर्डर पे हो या कहीं सी बॉर्डर पे हो, और वो सारी की सारी कनेक्टेड होगी इवन विद अमेरिकन कंप्यूटर्स। तो वो इंटेलिजेंस बेसिकली शेयर्ड होगी उस तरह से कि अमेरिकन से भी लाइव शेयर की जा रही है इंटेलिजेंस, जो कि हमारे पास भी शेयर हो रही होगी वाया सैटेलाइट लिंक। मगर इस सारी चीज को समझे जाने की जरूरत है कि अगर हम तो इसीलिए अमेरिकन को भी लगता है कि नहीं यार, ये तो दे ही दो, पैसे भी मिल रहे हैं ड्रोन्स के, और हिंदुस्तान इंटेलिजेंस भी शेयर मिल रही है हमको, जो कि हमको चाहिए चाइना की इंटेलिजेंस। तो वो वहां पे आप ड्रोन से पीछे हट गए। मगर अल्टीमेटली देखो राहुल, एक सीधी बात है कि हमको इन मामलों में, डिफेंस के मामलों में, वो जो बड़े एक स्टाइल में हमारे कमर चीमा साहब होते हैं, आत्मनिर्भर भारत, तुमको आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना पड़ेगा। वो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तो वो काम चलेगा नहीं। आप डिपेंड होंगे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका डिपेंडेबल नहीं है। इस इंसिडेंट ने, इंजन वाले, ये साबित किया है। ये नहीं मानता कि ये इस तरह के कमेंटेटर्स जो इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, आया हूं पहाड़ के नीचे, अगर ये सही है कमेंट्री, तो इसका मतलब ये कि जो जीई हमको कह रहा है
कि साहब ग्लोबल चेन सप्लाई में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक्सक्यूज फेक है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। दो में से एक ही बात सही हो सकती है ना। राइट, बिल्कुल सही हाँ, बात है। कि या तो आपका एक्सक्यूज सही है हाँ, या पहाड़ के नीचे आया वाली बात सही है। तो अगर हमको बराबर। ये पतंग उड़ाई जा रही है हमारी तरफ कि देखो अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, तो इसका मतलब आप फेक एक्सक्यूज मार रहे हैं। हुँ, दोनों ही केसेस में यू आर नॉट डिपेंडेबल। राइट। सर मैं आपसे इसमें एक और कनेक्टिंग क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, वो उस क्वेश्चन का एक छोटा-सा पोर्शन आपने आपके अभी इस आंसर में कवर ज़रूर किया कि अ, इस स्ट्रैटेजिक बात या इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट के अलावा जिसमें भारत जो है, वो कोशिश कर रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में किसी तरीके से बात बन जाए। इसके अलावा यूक्रेन की विज़िट किन महत्वपूर्ण मुद्दों से भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है? दो, एक कि हमारे जो डिफेंस में कोलैबोरेशंस की बात है वो, हुँ, बाकी सब यू नो बाय द वे इस चीज को अमेरिकन डाउन प्ले कर रहे हैं। रशिया जो जो यूक्रेन इंडिया जा रहा है, वो ये कुछ छोटे मोटे जो एग्रीमेंट इनके हैं वो कुछ सामने एमओयू दिखा दिए जाएंगे, होगा होगा कुछ नहीं। लेकिन सच ये है कि दरअसल इंडिया उनके रिकंस्ट्रक्शन में एक शेयर मांग रहा है। आप ये मानकर चलिए कि यूक्रेन को तब तक नहीं देगा जब तक उसको वेस्ट वाले झंडे नहीं दिखाएंगे, हरी झंडी कि भैया दे दो दे दो दे दो। और वो अमेरिकन चाहेंगे कि हमारी कंपनी को मिले। भाई हमारी दिए हुए डॉलर खर्चेगा तो कम से कम हमारी कंट्री में वापस आ जाए हमारे डॉलर, इंडिया में क्यों जाए? राइट, तो वो राइट, दुकानदारी है, धंधा पानी है, तो वो तो वैसे चलेगा अनलेस कि भारत कहीं यूक्रेन को ज्यादा कमीशन ऑफर कर दे इंडियन कंपनी की तरफ से, क्योंकि है तो वो भी करप्ट ना। जेलेंस्की कौन सा दूध का धुला है? तो अगर उसको ये लगे कि यार ये वाले हमको ज्यादा कमीशन दे रहे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि आपको पकड़ा दे वो। तो तो लेट्स सी व्हिच वे दैट गोज। बिसाइड्स दैट जो मैंने कहा कि एक डिफेंस में जो हमारी कोलैबोरेशंस होने वाली बात है, वो एक दूसरा मुद्दा है। एंड तीसरा, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर भारत सक्सीड होता है और कहीं इनके बीच में कुछ बात बन जाती है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो अल्टीमेटली पर्सनली तो भारत का कोई फायदा नहीं है इंडिविजुअली एज अ कंट्री, पर ये जरूर है कि वो हिंदुस्तान का एक और कंट्रीब्यूशन होगा वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। और उस चीज को उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। देखा ये जाना चाहिए कि आज यूक्रेन की जो हालत है वो है क्यों, इस हालत में यूक्रेन को लाया कौन। आप एंजेला मेर्केल का वो स्टेटमेंट देखिए जहां पर उसने कहा था कि जी 15-16 में हमने जो एग्रीमेंट करवाया था रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो था ही इस बात के लिए ताकि उस समय रशिया तबाह करने पर तुला हुआ था, हफ्ते में जीत जाता। तो हमने उनको होल्ड बैक किया ताकि हम यूक्रेन को मजबूत कर सकें और मजबूत यूक्रेन फिर उस मजबूती से रशिया से दोबारा लड़ाई लड़ सके हमारे बलबूते। तो यूक्रेन को इस जंग में झोंकने का काम तो आपने किया है, बराबर, अमेरिका ने किया है, नेटो ने किया है। तो आप जरा सही बात सोचिए ऐसे में रशियंस के क्या ऑप्शंस थे? रशियंस तो जहां 2015-16 में खड़े थे आज भी वहीं खड़े। है। तो ये तो और फिर इन तमाम परिस्थितियों में इन सारी बातों को जाहिर है कि फिर नेटो कंट्रीज से कोई निकले या अमेरिका से कोई निकले, वो तो इनके बीच में पीस नहीं करा सकता है, ना ही कोई उन पर ट्रस्ट करेगा। चाइना पे आप इन्हीं के ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि चाइना चाइना है। तो बचा कौन दुनिया में जिनसे बात करेगा हिंदुस्तान के अलावा? सही बात है। इवन ऑस्ट्रिया जैसा मुल्क जो यूरोप में बैठा हुआ है, वो भी इंडिया से ही कह रहा है कि भाई मीडिएशन कराओ आप दोनों का। वो अलग बात है, ये जो टैग हिंदुस्तान हटा रहा है अपने ऊपर से मीडिएटर का, आई फाइंड इट एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली ओके। टैग लगा के मिलना क्या है अगर ऑब्जेक्टिव खराब हो जाए? एग्जैक्टली, और ये चीजें स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड में ऐसे ओपनली डिक्लेयर करके नहीं की जाती। बिल्कुल ये चीजें बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही साइलेंट तरीके से की जाती है। और जब कोई हेड ऑफ द स्टेट जाता है, उसके पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका होता है। बिल्कुल ये नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट वहां जाके टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करे। राहुल ये हो सकता है राहुल हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कोई सरप्राइज सुनने को मिल जाए, क्योंकि कोई भी हेड ऑफ स्टेट इतनी बड़ी कंट्री का वेला नहीं बैठा है इस समय। आज कल सुबह से आप देखिए तो 4 मुल्कों से डेलीगेट्स आके यहाँ इंडिया बैठे हुए हैं जिनकी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। राइट, लाइबेरिया से लोग आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, मलेशिया, जापान से आए हुए हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर आई हुई है, सारे यहाँ आके बैठे हुए हैं। राइट, और मलेशिया ऐसे के में पीएम वो भी आए हुए हैं। फॉक्सकॉन के सीईओ आए हुए थे। तो आप जरा सोचिए कि कोई भारत का प्रधानमंत्री वेला नहीं बैठा हुआ कि जाके यूक्रेन से जाके हेलो हेलो करेगा खाली। सो देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच हैज गॉन अंडर वे
जिसके एग्जीक्यूशन के लिए वो जा रहे हैं। तो यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि आने वाले दिनों में यू माइट गेट अ प्लेजेंट सरप्राइज, या कि उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में नजर आए। ये कहना फजूल है कि कोई आदमी यूं ही यूक्रेन से जाके भारत में गया, जेलेंस्की से हाथ मिलाना है, हाथ मिलाने जा रहे हैं, या जेलेंस्की में कोई लाल लगे हमको देखने जाना वहां पे। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स कि यार पुतिन भारत आए थे, पाकिस्तान चल रहा था, हमारे आ जाओ हमारे आ जाओ, फोटो खिंचाना, हवाई अड्डे से चले जाना, नहीं गया पुतिन। उसके साथ जो विदेश मंत्री लावरोव आए थे वो चले गए थे, ठीक है यार 2 घंटे निकाले वो चले गए आगे, नहीं गया पुतिन साहब। कभी ओबामा गया, नहीं गया। एक जमाना था ये सब होता था। हाँ, एक जमाना था, मुझे याद है बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, ये याद वो पहले मतलब भारत जब भी आते थे तो वो वापसी में पाकिस्तान होते हुए जाते थे। वो 2 घंटे के लिए वहां रुकते थे और आगे चले जाते थे, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो बात वो भारत में बोलते थे उसी का उलट जाके वो पाकिस्तान में बोल के फिर वहां से आगे निकल जाया करते थे। तो ये बात मुझे राइट, ये बात मुझे याद है कि बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो, और उसके पहले के और भी कोई प्रेसिडेंट हो जो भारत आए वो पाकिस्तान होते हुए जरूर गए। सर इसमें एक और चीज है, मोदी जी यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड भी जा रहे हैं, जो कि यूक्रेन से ही लगा हुआ है और रशिया का एक और पड़ोसी है यूक्रेन के जैसा। तो 2 दिन पोलैंड में स्पेंड करने वाले हैं, तो वहां से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस, क्या स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है भारत के लिए? हमारे वहां पे अभी भी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ये अगर न हो तो आप समझिए कि अभी अभी हमारी कई दशकों बाद मिलिट्री अटैची की अपॉइंटमेंट वहां हुई है। तो हमारे नए मिलिट्री अटैची वहां लगे, दैट मीन्स कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस वहां डेवलप हो रहे हैं, टेररिज्म पर हमारी उनसे बात चल रही है। तो ये तमाम जियो स्ट्रेटेजी के लेवल पे हमारी उनसे नई कोलैबोरेशन शुरू हो रही है। तो ये हो रहा है, प्लस हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो मैं आपको बताऊं, इवन ऐसे मैंने अपनी आंखों से गुड़गांव में देखा है, हमारे कई दोस्त हैं जिनके पोलैंड के साथ में बाकायदा एसएमई लेवल पे कोलैबोरेशन चल रही है आईटी सेक्टर में। उनके ऑफिसेज यहाँ खुले हुए हैं पोलैंड वालों के, और उनके काम यहाँ हो रहे हैं, अच्छे खासे स्टाफ रखे हुए लोगों ने और यहाँ काम हो रहे हैं। तो हमारे बिजनेस रिलेशंस जो है उन पर बात होनी है आगे, एनहेंस करने की, और बायोलेटरल जो ट्रेड है उसको बढ़ाने की। ये तमाम चीजें हमारी पोलैंड के साथ चल रही है। पोलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज जो असाइलम नहीं देता, ये जो अच्छे वाले लोग जो हैं, पीसफुल लोग, उनको भी इतना नहीं आने देता है। और वो बड़ा प्राउडली ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ब्लास्ट नहीं होते हैं क्योंकि हम ये नहीं करते हैं, हम नहीं बुलाते इन लोग अपने यहाँ। तो हमारे उनसे एक अलग किस्म के, नए किस्म के रिलेशन यूरोप में ये डेवलप हो रहे हैं। एंड पोलैंड के साथ भी तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव, देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, वी आर ओनली ग्रोइंग। राइट। और सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पोलैंड ही वो कंट्री है जिस कंट्री की एयर स्पेस से जब यूक्रेन में जब वॉर इनिशिएट हुआ था, वहां पर जब हमारे स्टूडेंट्स फंसे थे तो पोलैंड की ही एयर स्पेस से बाहर निकले थे, फ्लाईबैक किया था उनको, फ्लाईबैक किया गया था। वहां पे एक और है जो हमारे जामनगर के महाराजा जो थे, उनके पार्क में भी उनको जाना है। 2016 में मेरे ख्याल से 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर 2016 को वो पार्क का उद्घाटन किया गया था। तो मोदी जी वहां भी जा रहे हैं। जामनगर के महाराजा साहब की, इनकी हालत महाराजा साहब की ये थी कि जो तमाम पॉलिश लोग थे, पॉलिश ज्यूज जो थे, उनको इनके यहाँ पर असालम शरण दी गई थी उस टाइम पर जब नाजी जर्मनी रूल कर रहा था यूरोप में। तो उनको डेडिकेट किया गया है। हमारे वहाँ पे 3 लोगों के नाम पर पोलैंड में सड़कें बनी हुई हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम पर। इन तीनों लोगों के नाम पर वहाँ सड़कें बनी हुई हैं। ये विजिट भी बहुत दिन बाद हो रही है। मुरारजी देसाई बाद में 30 साल बाद ये जा रहे हैं मोदी जी। तो इट्स बहुत सारे मुल्कों से मोदी जी के क्रेडिट को जाती है ये चीज कि बहुत सारे मुल्कों के साथ में उन्होंने रीएस्टेब्लिश किया रिलेशन। तो मिडिल ईस्ट के साथ में तो उन्होंने फ्रैंकली ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कि नए रिलेशन कायम किए हैं। जब 40 साल तक कोई गया ही नहीं था, मोदी जी पहले आदमी थे जो मिडिल ईस्ट गए थे और सारे रिलेशंस को ठीक किया था उन्होंने। और आज देखिए कि कहाँ पाकिस्तान, कल पाकिस्तानी क्यों रो रहे थे? कल पाकिस्तानी यही रो रहे थे ना कि मलेशिया जैसे मुस्लिम मुल्क का प्रधानमंत्री भारत में आके कह रहा है कि भारत हमारा भाई मुल्क है, मोदी जी मेरे भाई हैं। तो वो रो रहे थे, भाई वो भाई है तो हम कौन है? तो दिस इज हाउ इट इज, दुनिया बदल रही है दोस्त। ये जो कमेंटेटर्स हैं ना, जो एकेडमिक किस्म के जो कमेंटेटर्स हैं, जो रियल पॉलिटिक्स से जिनका कोई लेना देना नहीं होता,
वो कहानियाँ हमको सुनाते रहेंगे और उन कहानियों से भूलते रहेंगे। आप देखिएगा हमारे आस-पास कई लोग हैं जो पिछले मैं आपको हफ़्ते 10 दिन 15 दिन की वीडियोज़ दिखाऊँ जहाँ पे वो पिछले 3 हफ़्ते से गाना गा रहे हैं। दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो शुरू होने जा रहा है और पता नहीं चीन डूबने जा रहा है और क्या-क्या होने जा रहा है। पिछले दिनों से पिछले 3 दिन से ये भी आ रहा है कि चीन डूब रहा है, चीन डूब रहा है, क्रांति हो गई, क्रांति हो गई। आपके सामने। एग्ज़ैक्टली, सब हाँ, राइट। सर आपने आज बड़ी डिटेलिंग और अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब किया और वाक़ई में जो लोग सुपरफिशियल लेवल पर बातें करते हैं या जो लोग बगैर सोचे-समझे चीज़ों को एनालाइज़ किए बगैर जो चीज़ें बोली जाती है, वो लोग अगर वाक़ई में चीज़ों को समझें, अच्छे से ग्राउंड सिचुएशन को जानें और फिर बात कहें, तो क्या बात निकल के आती है, वो बात जब आप कहते हैं तो वो चीज़ सामने नज़र आती है। आज आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से समय दिया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एनलाइटनिंग किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और फर्दर थैंक यू। और जो भी जियोपॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होंगे, आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।